हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आव्या एकेडमी। इस वीडियो में हम हिस्ट्री की कंप्लीट एंड क्विक रिवीजन करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आइए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद क्या होता है? अपने राष्ट्र के प्रति जो प्रेम की भावना होती है उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769। तो 15 अगस्त तुम्हें याद रहेगा, हमारा देश भी इस दिन आज़ाद हुआ था। लेकिन इसका ईयर क्या है? 1769। नेपोलियन क्या था? एक महासम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व और कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को क्या किया था? प्रभावित किया था। और ये कब बना था सेनापति? 24 वर्ष की उम्र में ही सेनापति बन चुका था। इसने फ्रांसीसी सेना को काफ़ी जीत दिलाई थी युद्धों में और अपनी लोकप्रियता हासिल कर ली थी और उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। फ्रांस का क्या बन गया? ये शासक बन गया था। उदारवाद क्या होता है? उदारवाद जिसे इंग्लिश में कहते हैं लिबरलिज्म, ये लैटिन भाषा के मूल शब्द लाइबर से निकाला गया है। इसका अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता। और जो मध्यम वर्ग था, इनके लिए उदारवाद का क्या अर्थ था? इनके लिए उदारवाद का अर्थ है व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष समानता। आगे देखते हैं निरंकुशवाद क्या होता है। निरंकुशवाद एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश यानी प्रतिबंध नहीं होता। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। जनमत, जनमत लोगों का मत, लोग उस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अस्वीकार कर रहे हैं, जब इसके लिए पूछा जाता है तो इसे बोला जाता है जनमत संग्रह। यूटोपिया क्या होता है? यूटोपिया यानी ऐसे समाज की कल्पना, यानी हमारी एक इमेजिनेशन जो इतना आदर्श है, इतना आइडल है कि उसका साकार होना क्या है? लगभग असंभव होता है। रूमानीवाद क्या होता है? रूमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन है जो किसका विकास करना चाहता है? एक खास तरीके की राष्ट्रीय भावना यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना का विकास करना चाहता है। जब कोई ऐसा आंदोलन चला जाता है तो उसे बोला जाता है रूमानीवाद। जुंकर्स क्या होता है? जुंकर्स होता है प्रशा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम था जुंकर्स, जिसमें बड़े बड़े कौन शामिल थे? जमींदार शामिल थे। आगे देखते हैं राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे। तो राष्ट्रवाद के उदय के कारण थे निरंकुश शासन व्यवस्था, यानी यह एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसपे कोई भी प्रतिबंध नहीं था। उदारवादी विचारों का प्रसार, यानी ऐसे लोगों के विचारों का प्रसार हुआ था जो ये सोचते थे कि व्यक्ति को आज़ादी मिलनी चाहिए और उसके कानून के समक्ष सभी समान होने चाहिए। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा, ये कहाँ से मिला था हमें? ये मिला था फ्रांसीसी क्रांति से। शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका, यानी जो मध्यम वर्ग में जो लोग पढ़े लिखे थे उनकी विचारधारा जो बदल रही थी, उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा थी राष्ट्रवाद के उदय के कारण में। आगे देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। यूरोप राष्ट्र क्रमिक विकास कैसे था? सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 1789। उसके बाद जो फेमस है वो है नागरिक संहिता। कब आई थी? 1804। उसके बाद जो फेमस है वियना की संधि 1815। और कब हुई थी ये? जब आपका नेपोलियन हार गया था। आगे उदारवादियों की क्रांति 1848, जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 और इटली का एकीकरण 1859 से 1871। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, कहते हैं किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या होना चाहिए? उसकी एक सामूहिक पहचान होनी चाहिए और सांस्कृतिक परंपरा जो कि समान होनी चाहिए। जैसे कि यूरोप में क्या था? अलग अलग समाज था। हैब्सबर्ग साम्राज्य आप जान सकते हैं, उसमें लोग कैसे कौन कौन सी भाषा बोलते थे? जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली। इसलिए बाद में इनको राष्ट्रवाद की जरूरत पड़ी थी। और यूरोपीय समाज की संरचना कैसी थी? तो कहते हैं 19th सेंचुरी से पहले यूरोपीय समाज कितने भागों में विभाजित था? 2 भागों में विभाजित था। कौन से 2 भाग थे वो? पहला उच्च वर्ग, दूसरा निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में की क्या विशेषता थी? कम जनसंख्या थी। उच्च वर्ग वाले जो थे वो अपना वर्चस्व यानी अपना अधिकार जमाने वाले थे। ये जमींदार थे यानी ढेर सारे खेतों के मालिक थे और सभी को अधिकार दिए जाते थे। और निम्न वर्ग कौन सा था? कृषक वर्ग। इनकी जनसंख्या अधिक थी उच्च वर्ग की कंपैरिजन में। ये निम्न वर्ग था। जमीन यानी या तो जमीन नहीं थी या फिर वो किराए पर रहते थे और किसी प्रकार का उनको अधिकार नहीं दिया जाता था। इसका मतलब क्या हुआ? जो यूरोप का समाज था वो असमान रूप से विभाजित था। 19वीं सदी के मध्य बाद एक नया वर्ग जुड़ गया, उसका क्या नाम था? नया मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में कौन कौन से लोग आते थे? इसमें आते थे पढ़े लिखे लोग जैसे शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी आदि। किसमें आते थे? मध्यम वर्ग में आते थे। पढ़े लिखे होने के नाते उन्होंने एक समान कानून की मांग की, यानी उदारवादी राष्ट्रवाद की इन्होंने मांग की। उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार क्या था? वो सब जगह फैल गया था और उदारवादी राष्ट्रवाद विचारधारा के कारण ही 1789 यानी 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। उदारवादी विचारधारा के फैलने से क्या हुआ था? इससे जो एक राज्य के अंदर जो नियंत्रण था, किस चीज़ को लेकर नियंत्रण था? चीज़ें और पूंजी के इधर उधर ट्रांसफर होने के ऊपर जो नियंत्रण था उसे खत्म कर दिया गया था। लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच ये नियंत्रण को खत्म नहीं कर पाए थे। जो सीमा शुल्क था
यानी कोई अगर कोई चीज़ किसी एक राज्य से दूसरे राज्य भेजनी है तो उसके लिए सीमा शुल्क लगता था, तो वो उसको ख़त्म नहीं कर पाए थे। बाद में इसे ख़त्म करने के लिए संगठन बनाया गया था, उसे क्या नाम दिया गया, जोल्वराइन। इससे जोल्वराइन ने क्या किया, जितने भी शुल्क अवरोध थे उसे समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या कितना कर दिया, 2 कर दिया, जबकि मुद्राएं कितनी थी पहले, 30 से भी ज़्यादा थी। और नेपोलियन के समय वोट कौन दे सकता था, वोट सिर्फ वही लोग दे सकते थे जो कि जेंट्स थे और जिनके पास पैसा था। अगर वो जेंट्स और पैसा नहीं है तो वोट नहीं दे सकते थे। जोल्वराइन क्या होता है उसे अच्छे से पढ़ लेते हैं। जोल्वराइन एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें क्या थे, अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। कब हुआ था ये, 1834 यानी 1834 में प्रशा की पहल पर प्रशा ने इसे स्थापित किया था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच जो शुल्क अवरोध था उसे समाप्त कर दिया गया। मुद्राओं की संख्या को कितना कर दिया गया, 2 कर दिया गया, जो पहले 30 से भी ज़्यादा थी। और ये संघ जो था जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था, यानी सिंबल था कि जर्मनी का आर्थिक एकीकरण होना शुरू हो गया है। यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत कब हुई थी, क्वेश्चन आता है ये 1 मार्क्स का, तो कब हुई थी, फ्रांस की क्रांति से, यानी फ्रांस से स्टार्ट हुआ था यूरोप में राष्ट्रवाद। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब स्टार्ट हुई थी, 1789 में हुई थी ये क्रांति, और ये राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। इसे कहते हैं फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त करके प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंप दी थी। इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसमें किसका शासन था, राजा का शासन था, वो भी कैसे राजा का, निरंकुश, यानी जिस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं था। फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने बहुत सारे कदम उठाए थे, जिसने क्या किया था, फ्रांसीसी लोगों को एक सामूहिक पहचान दी थी, ठीक है, जिससे राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई थी। उसके बाद नेपोलियन वहाँ पे आया था जिसने क्रांतिकारी सुधार को प्रारंभ किया। उसने 1804 में कहते 1804 में नागरिक संहिता यानी नेपोलियन कोड लेके आया था। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में सामूहिक पहचान बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखते हैं। प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर बाद में क्या रख दिया गया, नेशनल असेंबली रख दिया गया। फ्रांस में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी, तो इसलिए बाद में उन्होंने क्या किया, फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, यानी पूरे फ्रांस में अब एक मैनेजमेंट टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी, जिसमें क्या था, सबको समान कानून का अनुभव हो। ये नहीं कि उच्च वर्ग के लिए अलग कानून, निम्न वर्ग के लिए अलग कानून, मध्य वर्ग के लिए अलग कानून, नहीं, सबके लिए समान कानून होगा। आंतरिक आयात निर्यात पे जो शुल्क लगता था और जो सीमा शुल्क चीज़ों के व्यापार के ट्रांसफर के लिए जो शुल्क लगता था उसे समाप्त कर दिया गया। भार और माप की एक समान व्यवस्था लागू कर दी गई और अलग बहुत सारे क्लब बनाए गए, क्योंकि जो क्लब स्कूल और कॉलेज के छात्रों द्वारा बनाया गया था उसका क्या नाम दिया गया था, जैकोबिन क्लब। पूछा जाता है जैकोबिन क्लब के नेता का नाम क्या था, तो इसका नाम था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। फ्रांस की आर्मी ने समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में भेज दिए गए, जिससे क्या हुआ, राष्ट्रवादी भावना बढ़ती चली गई। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद की विशेषताएं क्या थी, या फिर क्या क्या ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जो फ्रांस की क्रांति ने पूरे समाज के लिए छोड़ी थी, वो थी संविधान आधारित शासन। फ्रांस की क्रांति के बाद ही लोगों को लगा कि हमारे यहाँ पर भी, अलग अलग देशों में लोगों को क्या क्या लगा कि हमारे यहाँ पर भी जो संविधान आधारित शासन होना चाहिए। इन्होंने एक नारा दिया था, वो था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा आ गया था। नेशनल असेंबली का गठन हो चुका था। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त हो गया। माप तौल की एक व्यवस्था हो गई और फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बना दिया गया। नेपोलियन का शासनकाल, नेपोलियन का शासनकाल क्या देखते हैं। जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया था तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटा के क्या कर दिया, राष्ट्र दोबारा से स्थापित कर दिया था। नेपोलियन के समय व्यापार, आवागमन और संचार में बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। नेपोलियन ने राष्ट्रवादी विचारधारा को बांटने के लिए क्या किया था, बहुत सारे क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया था और इनका जो नेगेटिव काम था वो यही था कि इन्होंने करों को बढ़ा दिया था और जबरन ये सेना में लोगों को भर्ती करने लगे थे। ऐसे कानून इन्होंने स्थापित कर दिए थे। 1804 में नेपोलियन संहिता यानी नागरिक संहिता इन्होंने लागू की थी, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता था। इसे कब लागू किया गया, 1804 में लागू किया गया था। और इसमें क्या किया था, इसमें जन्म पर आधारित जो भी हमें विशेषाधिकार प्राप्त थे, यानी उच्च वर्ग को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे वो, निम्न वर्ग को जो अधिकार प्राप्त थे वो, क्या किया, उसको समाप्त कर दिया। इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित कर दिया। इसने क्या करा था कि न्याय के सामने सभी लोग कैसे होंगे, समान होंगे। एक बार 1804 जो नागरिक संहिता यानी नेपोलियन कोड आया था उसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं। इसने क्या क्या काम किया था, जन्म पर आधारित विशेष अधिकार को समाप्त कर दिए थे, कानून के सामने सबको समान कर दिया था, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित कर दिया था, प्रशासनिक विभाजन को सरल बना दिया था, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिला दी थी और कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया था। इसके तहत किसानों, जमींदारों और उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में किसको देना पड़ता था, सरकार को देना पड़ता था। रूढ़िवाद क्या होता है, यानी एक ऐसी परंपरा, ऐसी स्थापित संस्थान रिवाजों पर जोर देता है जो तेज बदलावों के बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। रूढ़िवाद यानी ये क्या कहता था कि बदलाव तो करो लेकिन तेज नहीं, धीरे धीरे विकास करो, ठीक है। और 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद क्या था, 1815 में नेपोलियन के हार के उपरांत यूरोप की सरकार का झुकाव किसकी तरफ बढ़ गया,
दोबारा से रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया था। जब 1815 में नेपोलियन की हार हुई थी वाटरलू के युद्ध में, तभी दोबारा से यूरोप में राष्ट्रवाद को ख़त्म कर रूढ़िवाद फैलने लगा था। वियना कांग्रेस क्या थी? जब 1815 में ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियाँ, जिन्होंने क्या किया था, नेपोलियन को हराया था वाटरलू के युद्ध में, इन सभी यूरोपीय शक्तियों के प्रतिनिधि क्या थे, यूरोप में एक समझौता यानी संधि करने के लिए इकट्ठा हुए थे, जिसको किस नाम से जाना गया था? कहाँ इकट्ठा हुए थे ये लोग? वियना में इकट्ठा हुए थे, इसलिए इसको वियना की संधि कहा गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने। इस संधि के तहत जो थे 3 मुख्य निर्णय लिए गए थे। कौन कौन से निर्णय लिए गए थे? पहले फ्रांस की सीमा पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्यूचर में फ्रांस क्या ना कर सके, अपना विस्तार ना कर सके। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो बुर्बो राजवंश को हटा दिया गया था उसे दोबारा सत्ता में लेके आ गए थे। तीसरा, राजतंत्र को इन्होंने जारी रखा, लोकतंत्र को इन्होंने खत्म कर दिया। 1815 की वियना संधि की विशेषता और पढ़ लेते हैं। बुर्बो राजवंश की दोबारा स्थापना हो गई। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिसे नेपोलियन ने अपने समय में जीते थे। और फ्रांस के सीमा पर नए राज्यों की स्थापना कर दी गई ताकि फ्रांस अपना विस्तार ना कर सके। भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। 1830 को कठिनाइयों का महान साल कहा जाता था। क्यों कहा जाता था ऐसा? क्योंकि इस साल में यानी इस साल के आसपास जो दशक था 1830 से लेकर 1848 तक के टाइम पीरियड में जबरदस्त जनसंख्या वृद्धि हुई थी। लोग क्या थे, गांव से शहर की ओर रुख कर रहे थे अपना। बेरोजगारी में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई और गरीबी में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। इसी सालों के दौरान फसलें बर्बाद हो गई, जिससे क्या हुआ, खाने की सामग्री की कीमत बढ़ने लगी और छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ जो थी वो बंद हो गई। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी, इन सभी कारणों से लोगों ने सरकार के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह पर अवरोध लगाने लगे, जगह जगह पर जुलूस निकालने लगे, जिसे कृषक विद्रोह के नाम से जाना गया, जिससे यूरोपीय सरकार को क्या कर दिया गया, गणतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर दिया गया। गणतंत्र के बाद कानून में कौन कौन से बदलाव आए? पहले क्या था, सिर्फ वही लोग वोट दे सकते थे जो कि पुरुष थे और जिनके पास पैसा था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब 21 साल से अधिक उम्र लोग क्या कहते थे, वोट दे सकते थे, लेकिन अभी भी इसमें महिलाएं शामिल नहीं हैं। सभी नागरिकों को काम के अधिकार की गारंटी दी गई, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कारखाने उपलब्ध कराए गए और जिससे क्या हुआ, धीरे धीरे गरीबी और बेरोजगारी कम होने लगी। 1830 से 1848 को क्रांति का युग कहा गया था। क्रांति का युग, इसमें कौन सी क्रांति फेमस थी? जुलाई क्रांति, जो जुलाई में हुई थी। फ्रांस का पहला उथल पुथल कब आया था? 1830 में आया था। इसने क्या किया, बुर्बो राजवंश को यानी उखाड़ फेंका था, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 1815 यानी 1815 में वियना की संधि के टाइम पर दोबारा से बुर्बो राजवंश आ गया था। फिर लेकिन लोगों ने इसका विरोध किया और क्या किया, हमें कहा कि हमें संविधान चाहिए, यानी राष्ट्र तो चलेगा लेकिन संविधान के अंतर्गत होना चाहिए। तो फिर एक नया राजा बना जिसका नाम था लुई फिलिप, जिसकी आप शर्ट्स भी पहनते हैं, शर्ट्स फेमस है लुई फिलिप की। वही लुई फिलिप यहाँ पे क्या बन गया, फ्रांस का राजा बन गया। और क्या परिणाम हुआ इस क्रांति का, कि नीदरलैंड के यूनाइटेड किंगडम से कौन अलग हो गया, बेल्जियम अलग हो गया। ग्रीस यानी यूनान की आज़ादी के बारे में आप पढ़ेंगे 1830 में, जो कि ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था। एक संधि हुई थी जिसका नाम था कुस्तुनतुनिया की संधि। पूछा जाता है कुस्तुनतुनिया की संधि किस किस के बीच में हुई थी? तो ग्रीक यानी यूनान और ऑटोमन साम्राज्य के बीच में। इसमें क्या हुआ था, ग्रीस को ऑटोमन साम्राज्य से आज़ादी मिल गई थी। क्रांति के युग में 1848 में उदारवादियों की जर्मन क्रांति हुई थी। इसमें क्या हुआ था, 831 यानी 831 चुने हुए लोगों ने क्या किया, फ्रैंकफर्ट एक जगह थी जर्मनी में, वहाँ पे अपनी संसद बनाई और वहाँ पे अपना स्थान ग्रहण किया। अब इन्होंने क्या किया, फ्रांस से ये लोग प्रेरित होकर, जैसे कि फ्रांस में राजतंत्र तो था लेकिन वो संविधान के अंतर्गत था, तो इन्होंने क्या किया, जर्मन वालों ने, कि ये भी यहाँ पे भी क्या चाहते थे, राजतंत्र चाहते थे लेकिन संविधान पे आधारित राजतंत्र चाहते थे। इसके लिए इन्होंने क्या किया, संविधान का प्रारूप तैयार करना शुरू कर दिया। और इस संसद में किस किसने पार्टिसिपेट किया, इस संसद में मुख्यतः मजदूरों ने, कारीगरों ने पार्टिसिपेट किया और सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन था वो मध्यम वर्ग के सदस्यों का था। लेकिन उस समय प्रशा का जो राजा था फ्रेडरिक चतुर्थ ने क्या किया, उनकी मांगों को खारिज कर दिया गया और सेना ने क्या किया, जबरन असेंबली को भंग भी कर दिया। जर्मनी का एकीकरण हम देखते हैं, जर्मनी था कितने पार्ट्स में डिवाइड था, ये 39 राज्य में विभाजित था। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट जर्मनी का एकीकरण देख लेते हैं। क्या हुआ था, 1848 से ही यूरोपीय सरकार ने कोशिश करनी शुरू कर दी थी कि जर्मनी का एकीकरण हो जाए, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि जो इनकी राष्ट्र निर्माण की जो ये पहल थी, इसको किसने दबा दिया, इसको राजाशाही ने और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया था। लेकिन बाद में प्रशा, जिसे पर्शिया के नाम से भी जाना जाता था, प्रशा ने भार अपने ऊपर लेते हुए कहा था कि जर्मनी का हम एकीकरण करते ही रहेंगे। उससे प्रशा का मुख्यमंत्री कौन था? उससे प्रशा का मुख्यमंत्री जनक था ऑटोमन बिस्मार्क। ध्यान रखिएगा, ऑटोमन बिस्मार्क किसके एकीकरण से संबंधित है, जर्मनी के एकीकरण से संबंधित है। इन्होंने क्या किया था, प्रशा ने क्या किया, राष्ट्रीयकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया और 7 वर्ष तक
7 वर्ष के अंदर अंदर इन्होंने 3 युद्ध लड़े थे और किस किस से, ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से और फ्रांस से, जिसमें किसकी जीत हुई इन तीनों युद्धों में, प्रशा की जीत हुई थी और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। फिर उन्होंने क्या किया, जब एकीकरण हो गया तो किसी को तो राजा बनाना पड़ेगा, तो इन्होंने 1871 में क्या किया, केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित कर दिया और जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रशा को महाशक्ति के रूप में, अब सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा हो गया था, देश कौन सा हो गया, प्रशा हो गया था। और नए जर्मन राज्य में क्या हुआ, मुद्रा, बैंकिंग और इन्होंने जस्टिस के ऊपर यानी जुडिशरी के ऊपर जोर देना शुरू कर दिया। अब देखते हैं इटली का एकीकरण, जब जो कब तक हुआ था, 1859 से लेके 1870 तक हुआ था ये। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो इटली था वो 7 राज्यों में बटा हुआ था, जबकि जर्मनी जो था, जर्मनी 39 पार्ट्स में डिवाइडेड था। ठीक है, इटली में एक जगह थी सार्डिनिया पिडमंट, जो ये सिर्फ इसी जगह पर इटालियन जो राजघराना था उसका शासन था। बाकी जो भी इटली था, जो बाकी जो भी 7 राज्य थे वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थे। पहला पार्ट उत्तरी भाग, दूसरा मध्य, तीसरा दक्षिण भाग। उत्तरी भाग पे ऑस्ट्रिया का कब्जा था, मध्य पे पॉप का कब्जा था और दक्षिणी पार्ट पे स्पेन का कब्जा था। ठीक है, याद रहेंगे आप। जो इटली था 7 राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन उसके 3 भाग थे, उत्तरी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी भाग। सिर्फ इटली के सार्डिनिया पिडमेंट पे ही इटालियन राजघराने का शासन था, बाकी उत्तरी पे ऊ से, याद रखेंगे ऊ है ना, उसी से आ बन जाता है, तो ऑस्ट्रिया, उत्तरी भाग पे ऑस्ट्रिया का, मध्य पॉप और दक्षिण में स्पेन का था। 1830 से लेके 1848 तक जूसेपे मैत्सिनी जो थे, इन्होंने इटली के एकीकरण के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे। जूसेपे मैत्सिनी जो थे वो इटली में कार्बोनेरी गुप्त संगठन के सदस्य बन चुके थे और इन्होंने यूरोप में भी कई गुप्त संगठनों को बनाया था। लेकिन 1830 से 1848 के बीच जो भी इन्होंने क्रांतिकारी विद्रोह किए थे वो सब असफल हो गए थे। ज्यूसेppe मैत्सिनी के बाद सार्डिनिया पिडमेंट के जो मंत्री थे, जिनका नाम था काबोर, इन्होंने इटली के एकीकरण का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया, फ्रांस के साथ कुटीर संधि करके 1859 में ऑस्ट्रिया को हरा दिया, जिसने ऑस्ट्रिया ने किस पे कब्जा कर रखा था, इटली के उत्तरी भाग पर कब्जा कर रखा था। उसके बाद एक और व्यक्ति का नाम था, उनका नाम था ज्यूसेppe गैरिबाल्डी। ज्यूसेppe गैरिबाल्डी ने क्या किया, इन्होंने दक्षिण में जिन किसका शासन था, स्पेन का। इन्होंने क्या किया, दक्षिण एरिया में जाकर वहाँ के किसानों और स्थानीय लोगों को अपने साथ मिलाकर स्पेन को भी क्या कर दिया, इटली से भगा दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ, जो पॉप थे, जो मध्य इटली में जिनका कब्जा था, उन्होंने अपने आप से आत्मसमर्थन कर दिया। एट लास्ट 1861 में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को क्या कर दिया गया, एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया और रोम को क्या कर दिया, इटली की राजधानी बना दी गई। इटली के एकीकरण में 3 मुख्य लोगों का नाम था, जिसका नाम था नंबर 1 ज्यूसेppe मैत्सिनी, दूसरा थे काउंट कैमिलो दे काबूर और तीसरे थे ज्यूसेppe गैरिबाल्डी। इन तीनों के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ज्यूसेppe मैत्सिनी को। इनका जन्म कब हुआ था, 1807 में जेनोवा में हुआ था और ये क्या हुए थे, कार्बोनेरी गुप्त संगठन के सदस्य बन गए थे और 24 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया, लिगुरिया में क्रांति करने के लिए इन्हें क्या कर दिया गया, 1831 से देश से निकाल दिया गया था। इसके बाद इन्होंने 2 खुद ही भूमिगत संगठन यानी गुप्त संगठन बनाए थे, जिसका क्या नाम था, मार्सेई में यंग इटली और एक का नाम था यंग यूरोप, यानी एक पहला था यंग इटली और दूसरा था यंग यूरोप। यंग इटली कहाँ पे था, मार्सेई में, और यंग यूरोप कहाँ था, बर्न में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसपे मैत्सिनी ने कौन से 2 गुप्त संगठन बनाए थे, यंग इटली और यंग यूरोप। मैत्सिनी द्वारा क्या किया गया, राजतंत्र का जोरदार विरोध किया गया और मेटरनिक की एक स्टेटमेंट थी। मेटरनिक ने कहा था कि जिसपे मैत्सिनी जो है वो हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मेटरनिक ने किसको सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था, तो जिससे मैत्सिनी को, या ये भी पूछ सकते हैं कि जिससे मैत्सिनी को सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसने बताया, तो मेटरनिक ने। अगला देखते हैं काउंट कैमिलो द कैबुर। ये कौन थे, ये सार्डिनिया पिडमेंट के मंत्री थे। सार्डिनिया पिडमेंट वही जगह थी जहाँ पे इटालियन राजघराने का शासन था। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने के लिए उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया। वो खुद तो स्वयं क्रांतिकारी नहीं थे, लेकिन जनतंत्र में क्या करते थे, विश्वास रखने वाले थे। फ्रांस के साथ जो चतुर संधि की गई थी 1859 में, उसको वो किसने कराया था, काबूर ने ही कराया था, जो कि सार्डिनिया पिडमेंट के क्या थे, मंत्री थे, जिससे क्या हुआ था, उत्तरी इटली से ऑस्ट्रिया को हराया जा चुका था और इटली का एकीकरण संभव हो सका था। अगला कौन है, जुसेपे गैरिबाल्डी। ये सेना का कोई हिस्सा नहीं थे। इन्होंने क्या किया था, इटली के एकीकरण के लिए स्वयं सेवक का नेतृत्व किया। इन्होंने 1860 में दक्षिण इटली यानी जहाँ पे स्पेन का शासक था वहाँ पे उनको हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन प्राप्त किया और उसमें वो सफल रहे और एट लास्ट क्या किया, इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का क्या बना दिया गया, राजा बना दिया गया था।
ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद देखेंगे, औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी, बहुत अच्छी हो गई थी। 18वीं शताब्दी से पहले जो ब्रिटेन था एक राष्ट्र राज्य नहीं था। यहाँ पे अलग अलग जाति के समूह रहते थे, जैसे कि अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट या आयरिश। और जिससे सबसे ताकतशाली जो इसमें जाति थी वो थी अंग्रेज की, यानी इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती थी। और इन्होंने क्या किया था, अपनी शक्ति के विस्तार के साथ साथ राष्ट्र व द्वीपों पर समूह विस्तार करना भी शुरू कर दिया था। 1688 में संसद ने क्या किया, राजतंत्र शक्तियों को ले लिया था। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों को मिला के क्या बना दिया गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन कर दिया गया। 1798 में असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को क्या भी किया गया, यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर दिया गया और नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया। अब देखते हैं बाल्कन समस्या। बाल्कन समस्या क्या थी, जो बाल्कन क्षेत्र थे वो क्या थे, कई भौगोलिक और निर्जातीय विभिन्नताओं के क्षेत्र थे, यानी अलग अलग जातियों के लोग रहते थे यहाँ पे, अलग अलग भौगोलिक अवस्थाएं थी यहाँ पे। इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया और सर्बिया। इसमें दो तीन नाम भी अगर आपको याद रहेंगे तो ये इनफ है एग्जाम के लिए। और जो बाल्कन राज्यों में जो यहाँ के मूल निवासी रहते थे उनको क्या कहा जाता था, उनको स्लाव कहा जाता था। और बाल्कन क्षेत्र जो था उसका बड़ा हिस्सा किसके नियंत्रण में आता था, ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में आता था। लेकिन जब ऑटोमन साम्राज्य का विघटन होने लगा, यानी जब ऑटोमन साम्राज्य खत्म होने वाला था तब, और उसके बाद जब रोमानी राष्ट्रवाद, यानी जब के प्रति जो प्रेम था उसको बढ़ाने के लिए जो आंदोलन चलाए जा रहे थे, उससे क्या हुआ, जो यूरोपीय राष्ट्रीयता थी वो सब स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। जिससे क्या हुआ, विभिन्न राष्ट्रीय स्लाव जो थे उन्होंने क्या किया, अपने राष्ट्रीय समूह की पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश करने लगे। जिससे क्या हुआ, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गए और हर एक बाल्कन प्रदेश से क्या कहता था, अपने ज़्यादा इलाके की इच्छा रखने लगा। इससे क्या हुआ, जो और भी यूरोपीय शक्तियाँ थी उनका ध्यान भी इन बाल्कन राज्यों की तरफ गया और वो भी इन राज्यों पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे। यूरोपीय शक्तियाँ कौन कौन सी, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली और आपका ब्रिटेन। यही एक कारण था जो प्रथम विश्व युद्ध का कारण भी बना था। साम्राज्यवाद क्या होता है, जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाता है, किसका यूज करके, आर्मी और अन्य साधनों को यूज करके अपने देश की शक्ति को बढ़ाता है, तो उसे बोलते हैं साम्राज्यवाद। रूपक क्या होता है, जब किसी अमूर्त विचार को, यानी लालच को, स्वतंत्रता को, ईर्ष्या को, मुक्ति को, ऐसे किसी भी विचार को जब हम किसी व्यक्ति या किसी चीज के रूप में दिखाते हैं तो उसे कहा जाता है रूपक। और 18वीं और 19वीं शताब्दी में हमने कई चीजों के लिए रूपक को यूज किया है। रूपक क्या करते थे, राष्ट्र के अमूर्त विचारों को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास करते थे। कई जगह नारी की छवि राष्ट्र को भी रूपक बना दिया गया, जैसे कि फ्रांस में क्या किया गया था, फ्रांस का रूपक कौन थी, मारियाना थी। और जर्मनी का रूपक कौन थी, जर्मेनिया। ये आपको याद रखना होगा, फ्रांस का रूपक मारियाना और जर्मन का रूपक जर्मेनिया। अब देखते हैं राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का क्या योगदान था। तो महिलाओं ने भी कई सारे राजनीतिक संगठन का निर्माण किया था, समाचार पत्रों का प्रकाशन किया और अपने विचारों को समाचार पत्रों में छपवाए थे। मत का अधिकार प्राप्त करने के लिए इन्होंने भी बहुत संघर्ष किया था। कई जगह राजनीतिक बैठक किए, जुलूस निकाले और प्रदर्शनों में भी इन्होंने हिस्सा लिया था। अब विभिन्न प्रतीक चिन्ह और उनका अर्थ देख लेते हैं। टूटी हुई बेड़ियां किसके प्रतीक थी, आज़ादी मिलने के प्रतीक थी। जो बाज छपा होता था कवच पे वो किसका प्रतीक था, जर्मन समुदाय की शक्ति का प्रतीक था। बलूत पत्तियों का जो मुकुट था वो वीरता का प्रतीक था। जो तलवार था वो मुकाबले की तैयारी का प्रतीक था। तलवार पर अगर जैतून की डाली लिपटी हुई है तो वो शांति का प्रतीक था। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा किसका प्रतीक था, उदारवादी राष्ट्रवादियों के झंडे का प्रतीक था। उगते सूर्य की किरण किसका प्रतीक था, एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। चैप्टर के स्टार्टिंग में एक पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर को समझ लेते हैं। ये पिक्चर किसने बनाई थी, तो ये पिक्चर बनाई थी फ्रेडरिक सार्यू ने। इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक कतार में लोग जा रहे हैं, इसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हैं, सभी उम्र के और सभी आयु के लोग इसमें शामिल हैं, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी लोग इसमें जा रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है, ये भाईचारे का प्रतीक है और ये लोग आज़ादी की मांग में आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये प्रतिमा किसका प्रतीक है, ये आज़ादी का प्रतीक है। जो झंडे इससे आगे निकल चुके हैं, जैसे कि अमेरिका का झंडा और आपका स्विट्जरलैंड का झंडा, इसलिए जो देश हैं ये आज़ाद हो चुके हैं। बाकी देखेंगे आप, फ्रांस लाइन में है आज़ादी के, उसके पीछे जर्मनी, यानी ये लोग अभी धीरे धीरे आज़ाद होने वाले हैं। ठीक है। और आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये नीचे जो सामान फैला हुआ है ये क्या है, ये राजतंत्र का सिंबल है, राजतंत्र का प्रतीक है, जिससे पता चलता है कि राजतंत्र अब खत्म हो चुका है। और जो ऊपर आप ये भगवान वगैरह देख रहे हैं, ये लोग बहुत खुश हैं। ये लोग क्यों खुश हैं, कि जो हमारे देश के सभी लोग हैं सब मिलकर जो है क्या कर रहे हैं, आज़ादी की मांग कर रहे हैं। ऊपर लिखा हुआ फ्रेटर्निटी, इसका मतलब होता है भाईचारा। और आप देखेंगे ये जो आपके प्रतिमा दिख रही है, इसमें इसके एक हाथ में क्या है, इसके एक हाथ में एक मशाल दे रखी है, जो ये दिखा रही है कि लोगों के ज्ञान का उदय हो चुका है। और उसके एक हाथ में नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र है। आगे देखते हैं हिस्ट्री का चैप्टर 2, भारत में राष्ट्रवाद।
राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्र के प्रति प्रेम को क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। यूरोप में आपको पता है राष्ट्रवाद के कारण क्या होता है? कई राष्ट्र राज्यों का उदय भी हुआ है। और भारत में राष्ट्रवाद की भावना किसने विकास की? गांधी जी ने विकसित की थी। पहला विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये सब क्या थे? ये सब राष्ट्रवाद का परिणाम था। राष्ट्रवाद, पहले विश्व युद्ध का क्या परिणाम हुआ? ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप देख सकते हैं कि पहले विश्व युद्ध के कारण क्या हुआ था? रक्षा व्यय में वृद्धि हुई थी, टैक्सेस में वृद्धि हुई थी, सीमा शुल्क में वृद्धि हुई, और जितनी भी आवश्यक चीज़ें थी ज़िंदगी को जीने के लिए उनके मूल्य में बढ़ोतरी हुई। और फिर इसी विश्व युद्ध के बाद ही इनकम टैक्स प्रस्तावित हुआ था। आपको पता होना चाहिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 में हुआ था। 2 ग्रुप्स में हुआ था, एक था मित्र देश और दूसरी थी केंद्रीय शक्तियाँ। मित्र देश में आपके ब्रिटेन, फ्रांस और जापान, इटली, ये सब आते हैं, रशिया। और आपके क्या कहते हैं, केंद्रीय शक्तियों में आपके आती थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1918 से लेकर 1919 के बीच फसलें खराब होने की वजह से क्या हो गया था? खाद्यान्नों की कमी हो गई थी। गेहूं, चावल सब खाद्यान्न में आ जाते हैं, इन सबकी कमी हो गई थी। अकाल आ गया था, महामारी उत्पन्न हो गई थी। इससे क्या हुआ था? लोग जो थे विदेशी शासन के खिलाफ हो चुके थे। इतनी सारी मुश्किलें होने के साथ साथ और गरीबियों का सामना करने के बाद भी जब लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कराया जाने लगा था, तो लोग क्या हो गए थे? पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खड़े हो चुके थे। मतलब उनके मन में राष्ट्रवाद की भावना जाग चुकी थी। सत्याग्रह का विचार, सत्याग्रह का विचार क्या होता है? सत्याग्रह यानी सत्य का आग्रह करना, सत्य के रास्ते पे चलना। इसका अर्थ क्या है? सत्य तथा अहिंसा पर आधारित एक नए तरह का जन आंदोलन, यानी जो जन आंदोलन होगा वो सत्य पे आधारित होगा और अहिंसा पे आधारित होगा। उसमें हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके मुख्य बिंदु क्या है? इसके मुख्य बिंदु थे कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष जो है वो अन्याय के खिलाफ है, तो आपको लड़ने के लिए किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। जो आंदोलन कर रहा है वो केवल हिंसा के सहारे ही, मतलब अहिंसा के सहारे ही, बिना किसी प्रतिशोध यानी बिना किसी हिंसा के, बिना किसी लड़ाई के वो सफल हो सकता है। और जो उसमें हमें कष्ट दे रहा है, जो उत्पीड़क है, कष्ट देने वाला, अगर हम उसके मन को समझाएं, यानी उसके मन को हिला दें और उसके सच्चाई स्वीकार कर दें, तो इससे क्या हो जाएगा? दमन का अंत स्वयं ही हो जाएगा। महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में कहाँ कहाँ सत्याग्रह किए गए, आइए देखते हैं। सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किया गया था? चंपारण में। 1917 में। ये चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। इसमें क्या हुआ था? बगान व्यवस्था के खिलाफ। बगान व्यवस्था क्या कहते हैं? किसानों को नील की खेती करने के लिए उकसाया जाता था कि उन्हें कंपलसरी कर दिया गया था, नील खेती करनी ही करनी है। तो उसके लिए क्या किया गांधी जी ने? सत्याग्रह का आंदोलन किया और इसमें क्या हुआ? किसानों की जीत हुई थी। 1917 में ही खेड़ा में हुआ था। खेड़ा कहाँ पर है? गुजरात। गुजरात किसानों क्या हुआ था? कर में छूट दिलवाने के लिए फसल खराब हो गई थी। अब वो लोग क्या करते? राजस्व कर नहीं दे पा रहे थे, तो इसलिए गांधी जी ने क्या किया था? एक सत्याग्रह किया था और उस किसानों को कर में छूट मिली थी। अहमदाबाद में हुआ था तीसरा। अहमदाबाद गुजरात में है। 1918। ये क्या था? कपड़ा मिल, सूती कपड़ा मिल थी। उसके कारखाने में काम करने वाले मजदूरों ने मालिकों के खिलाफ किया था कि मालिक उनको बोनस दें और सैलरी को बढ़ा दें। फिर उसमें क्या किया? गांधी जी ने इनके मजदूरों का साथ दिया और उनकी जो इच्छा थी वो उन्हें पूरी करवा दी। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कानून था, यानी इसे ब्रिटिश सरकार लेके आई थी और इसे भारत के किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना ही पास कर दिया गया था। ठीक है। और इस कानून सरकार के क्या कहता था रॉलेट एक्ट? इसमें क्या था कि अगर राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार दे दिया गया। इसे क्या कहा गया था? इसे काला कानून भी कहा गया था रॉलेट एक्ट को। और इसे बिना वकील, बिना दलील का नियम भी कहा गया था, क्योंकि इसमें आपको सुनवाई के लिए कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। और ये कब हुआ था? और 6 अप्रैल 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या किया था? राष्ट्रव्यापी हड़ताल की, अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, यानी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह शुरू हो गया था। क्या क्या हुआ था इसमें? दुकानें बंद रखी गई, रैलियां निकाली गई, रेल कार्यशाला के मजदूर जो थे वो हड़ताल पे चले गए, बैंकों, डाकघरों और रेलवे स्टेशनों पर हमला किया गया। ये मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के समझाया है, पर अगर ये पूछा था कि रॉलेट एक्ट के दौरान क्या 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 किया गया था, तो आप इन सभी पॉइंट्स को क्या करेंगे? डॉट्स में कर करके लिखेंगे। नंबर 1 दुकानें बंद रखी गई थी, नंबर 2 रैलियां निकाली गई थी, नंबर 3 रेल कार्यशाला के मजदूर हड़ताल पर चले गए थे, बैंक, डाकघरों और रेलवे स्टेशनों पर हमला किया गया था। ठीक है। सरकार ने क्या किया? सरकार ने राष्ट्रवादियों को बर्बरता से, यानी बड़े ही क्रूरता से कुचल डाला। मार्शल कानून लगाया गया और जनरल डायर ने क्या किया? कमान को संभाल लिया। रॉलेट एक्ट 1919 के दौरान क्या हुआ था? जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग तो रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन कुछ लोग उस दिन बैसाखी मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि बाहर जो है वो मार्शल कानून लगाया गया हुआ है। ठीक है। तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में बड़ी संख्या में लोग बैसाखी मेले पहुंचे थे। जनरल डायर ने क्या किया? बाग को चारों ओर से घेर लिया और भीड़ पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे क्या हुआ था? सैकड़ों लोगों की जान चली गई।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्या होता देखते हैं। जो सरकार ने क्या किया था, दमनकारी अभियान चलाया, उन्हें लोगों को अपमानित किया, डराया धमकाया, लोगों पर कोड़े बरसाए, आतंकित माने डराया धमकाया, लोगों पर कोड़े बरसाए, गाँवों पर बमबारी की गई। और उत्तर भारत में क्या हुआ, जो भीड़ थी पूरी सड़कों पर उतर आई थी, बड़े पैमाने पर हड़ताल की गई, पुलिस के साथ झड़प की गई, सरकारी भवनों पर हमले किए गए। जब गांधी जी ने देखा कि पूरे शहर में, पूरे देश में ऐसी हिंसा फैल रही, तो गांधी जी ने क्या किया, जो रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया था उसको बंद कर दिया, उसको वापस ले लिया। रॉलेट एक्ट के साथ साथ उस समय खिलाफत आंदोलन चल रहा था। ये देख लेते हैं खिलाफत आंदोलन क्या होता है। खिलाफत शब्द का अर्थ है, जो खिलाफत शब्द है खलीफा से निकला हुआ शब्द है। खलीफा कौन होते थे, ओटोमन तुर्की का सम्राट होने के साथ साथ ये इस्लामिक, यानी इस्लाम जो धर्म है, इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता भी होते थे। यानी इस्लाम के, मुसलमानों के जो आध्यात्मिक नेता होते थे उन्हें क्या बोला जाता था, उन्हें बोला जाता था खलीफा। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हो गई, ऐसी अफवाह फैल चुकी थी। तुर्की पर क्या हुआ, एक अपमानजनक संधि थोपी जाएगी, इसलिए खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए, यानी खलीफा की शक्तियों पर संकट मंडरा रहा था, तो शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में अली बंधुओं ने बम्बई में क्या किया, खिलाफत समिति का गठन किया और खिलाफत आंदोलन को स्टार्ट कर दिया। अली बंधु कौन कौन से थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो आता है खिलाफत आंदोलन किस किसने शुरू किया था, तो मोहम्मद अली और शौकत अली। अब पूछा जाएगा खिलाफत समिति का गठन किसने किया था, तो मोहम्मद अली और शौकत अली। और कब हुआ था ये, 1919 महात्मा गांधी ने क्यों मुद्दा उठाया खिलाफत का, जब रॉलेट सत्याग्रह की हार हो गई थी, सफल हो गए थे, तो महात्मा गांधी ने क्या किया, पूरे भारत में, और भी पूरे भारत में वो इससे बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि जब तक हिंदू और मुस्लिम एक नहीं होंगे तब तक कोई भी अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकेगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, खिलाफत का मुद्दा उठाया। असहयोग आंदोलन देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन जो था उसके कारण क्या थे असहयोग आंदोलन के, कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो तुर्की वाला यानी खिलाफत आंदोलन का जो मुद्दा था वो था इसका एक मेन रीज़न। फिर जो रॉलेट एक्ट आया था उसका विरोध करने के लिए रॉलेट सत्याग्रह कराया था, उसकी असफलता के कारण भी असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था जिसमें काफ़ी निर्दोष लोग मारे गए थे, ठीक है, इसलिए उसने क्या किया था, ब्रिटिश शासन के प्रति लोगों की नाराजगी पैदा कर दी थी, उसकी वजह से भी खिलाफ असहयोग आंदोलन चालू हुआ था। अब क्या क्या हुआ था इसमें, सरकारी पदवियों को लौटा दिया गया, नागरिक सेवाओं, सेना, पुलिस, अदालत, विधान परिषद, स्कूल और विदेशी वस्तुओं का क्या कर दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया। अगर पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के टाइम पर क्या क्या हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, तो आप लिख सकते हैं कि लोगों ने सरकारी पदवियां लौटा दी थी, नागरिकों ने पुलिस, अदालत, स्कूल का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, लोग जो पुलिस में भर्ती थे उन्होंने भी अपनी अपनी नौकरी छोड़ दी थी, ठीक है, और जो सरकारी वकील थे, भारतीय सरकारी वकील थे, उन्होंने अदालतों का बहिष्कार कर दिया था। मतलब कुल तरीके से लोग जो थे वो अवज्ञा आंदोलन पर उतर आए थे। कुछ लोग इससे असहमत भी थे। वो लोग क्यों असहमत थे, उसका रीज़न था, वो लोग क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि चुनाव परिषद जो सदस्य थे चुनाव का बहिष्कार नहीं करने के पक्ष में थे, यानी वो चुनाव का बहिष्कार नहीं करना चाहते थे। वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि सत्ता में रहकर ही व्यवस्था में बदलाव किया जाए। लेकिन फिर BCR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने क्या किया, इन्होंने स्वराज पार्टी बना ली अंदर ही। और कुछ नेता क्या थे, कुछ नेताओं को ये डर था कि हो सकता है कि जो आंदोलन है वो भी हिंसक हो जाए, तो हिंसा से बचने के लिए वो इस आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। अब देख लेते हैं क्या क्या मेन घटनाएं हुई थी। 1919 से आते हैं, मैंने आपको बताया था मोहम्मद अली और शौकत अली ने क्या किया था, खिलाफत समिति का गठन किया था। और 1920 में क्या हुआ, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, ये बहुत फेमस अधिवेशन है, सितंबर 1920 कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। गांधी जी ने क्या किया, खिलाफत और असहयोग आंदोलन को मिला के चलाने का प्रस्ताव रखा था। दिसंबर 1920 नागपुर में क्या होता, कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन को अपना लिया गया था कि ये आंदोलन आप स्टार्ट कर दो। अब शहरों में भी आंदोलन चला था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि असहयोग आंदोलन की कौन कौन सी धाराएं थी, या असहयोग आंदोलन किस जगह क्या क्या रूप ले रहा था, ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रोसेस क्या थी, प्रगति कैसी हो रही थी, कौन कौन सी घटनाएं हो रही थी। तो आपको यही लिखनी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। शहरों में क्या हुआ, शहरों में आंदोलन, पहला पॉइंट, विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। नंबर 1, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया। नंबर 2, नंबर 3, वकीलों ने अपनी कानून प्रैक्टिस छोड़ दी। नंबर 4, मद्रास छोड़कर ज़्यादातर प्रांत में क्या हुआ, परिषद चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया। यानी मद्रास में बहिष्कार नहीं हुआ, बाकी सभी प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया गया, शराब की दुकानों को लूट लिया गया और विदेशी कपड़ों की होली जला दी गई, उन्हें एक जगह इकट्ठा करके उन्हें जला दिया गया। अब 1921 से 1922 में क्या हुआ, विदेशी कपड़ों का जो आयात है घट गया क्योंकि लोगों ने उनका यूज़ करना छोड़ दिया। व्यापारियों और सौदागरों ने विदेशी वस्तुओं, विदेशी मुद्रा में व्यापार करने से मना कर दिया कि हम विदेशी मुद्रा में व्यापार नहीं करेंगे। भारतीय कपड़ा और हैंडलूम यानी हाथ से जो बनाते थे उनके उत्पादन क्या हो गया, तेजी से बढ़ गया था। हमने शहरों में देख लिया कि शहरों में क्या क्या हुआ था, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका असर हुआ था। ग्राम के लोगों ने भी इसे पार्टिसिपेट किया था। किसानों ने क्या किया, किसानों को दमनकारी जमींदारों के खेतों पर बिना किसी भुगतान के
काम करना पड़ता था। किसान आंदोलन से क्या हुआ, राजस्व में कमी आई, बेगार खत्म हो गया, दमनकारी जमींदारों के बहिष्कारों की मांग की गई, यानी किसानों ने जमींदारों के अंडर में काम करना बंद कर दिया। अवध में किसानों की अगुवाई किसने की थी, बाबा रामचंद्र ने। याद रखेंगे आप कि असहयोग आंदोलन का अवध में अगुवाई किसने की थी, बाबा रामचंद्र ने। तालुकदारों और सौदागरों के घरों पर हमला किए गए, कई स्थानों पर बाजारों अनाज के काले भंडारों को लूट लिया गया। नेताओं ने किसानों से कहा कि गांधी जी ने घोषणा की है कि कोई कर का भुगतान किया जाता, जमीनों को गरीबों के बीच पुनः वितरण किया जाएगा। फिर भी लोग उनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। अक्टूबर 1920 में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, अन्य लोगों की अगुवाई में अवध किसान सभा बनाई गई। अवध में किसके कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और भी जो कोई लोग थे, उनमें क्या बनाई गई, किसान सभा। हमने देखा शहरी क्षेत्रों में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन कैसे चला, ग्रामीण क्षेत्रों में हमने देख लिया क्या क्या हुआ। अब देखते हैं आदिवासियों ने क्या क्या किया। आदिवासियों का विद्रोह, सरकार ने वनों को निषिद्ध कर रख दिया था, यानी वनों के अंदर कोई भी नहीं जा सकता था। लोग क्या कहते हैं, अपने मवेशियों को चराने या लकड़ियों को चुनने या फलों को चुनने के लिए वनों में जा नहीं सकते थे, उन पर रोक लगा दी गई थी। तो आदिवासियों में किसने किया, अल्लूरी सीताराम राजू, जिनका नाम था राजू, उन्होंने आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ों पर गुरिल्ला युद्ध की। ये भी पूछा जाता है, गुरिल्ला युद्ध की अगुवाई किसने की थी, अल्लूरी सीताराम राजू ने। इन्होंने क्या किया, विद्रोही थानों पर हमला कर दिया गया, ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करने की कोशिश की थी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे बागानों में स्वराज। इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की मनाही थी। हजारों बागान मजदूरों ने प्रशासन का उल्लंघन किया और वो बागान छोड़कर अपने गांव में चले गए। यानी जो बागान में काम करते थे उन लोगों को चाय बागान को छोड़ने की अनुमति नहीं थी, यानी वो अपने घर नहीं जा सकते थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी एट लास्ट 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, यूपी में एक जगह है चोरी चोरा नामक स्थान पर कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें ये घटना कब हुई थी, 1922 में, 1922। और ध्यान रखेंगे इसमें 22 पुलिस कर्मचारी ही मारे गए थे। जब गांधी जी को लगा कि हिंसा फैल रही है तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चीज साइमन कमीशन के बारे में जानते हैं कि भारत में जन आंदोलन के दबाव में साइमन कमीशन गठन किया गया। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, इस कमीशन का अध्यक्ष कौन था, सर जॉन साइमन थे। इस कमीशन में यानी इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसमें सब कौन शामिल थे, ब्रिटिश शामिल थे। ये कमीशन क्यों बनाया गया था, इस कमीशन का काम था, इस आयोग का काम था कि ये भारत के संवैधानिक ढांचे में बदलाव करने का सुझाव देगा। आप खुद देखिए, भारत के संवैधानिक ढांचे में बदलाव होगा, यानी भारत के संविधान के लोग चेक करेंगे, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं है, इसीलिए इसका क्या किया गया, विरोध किया गया। कब आया था ये, 1928 में भारत पहुंचा था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्या किया, इसका विरोध किया। कैसे विरोध किया था, काले झंडे दिखाकर और गो बैक साइमन, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगा के इसका विरोध किया था। अक्टूबर 1929 में इस आयोग ने क्या किया, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स तथा भारत के संविधान पर चर्चा करने के लिए कहा कि गोलमेज सम्मेलन करते हैं, यानी जो आगे गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम पढ़ेंगे उसकी सिफारिश साइमन कमीशन ने यहीं कर दी थी। अब साइमन कमीशन का प्रभाव क्या पड़ा, साइमन कमीशन कब आया था, 1928 में। तो जस्ट उसके अगले साल 1929 में नेहरू जी ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। कौन से अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन आता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में की गई थी, लाहौर अधिवेशन में की गई थी। कब की गई थी, दिसंबर 1929 में की गई थी। किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और वहीं पे क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस भी मना लिया गया था। यही डिफरेंस था असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में, कि असहयोग आंदोलन में हम लोग स्वराज की मांग कर रहे थे, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन आते आते हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग करने लगे थे। और 1930 में और भी क्या घटना हुई थी कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। गोलमेज सम्मेलन देखते हैं। जो गोलमेज सम्मेलन क्या था, ये 3 सम्मेलन हुए थे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और तीनों गोलमेज सम्मेलन क्या हुए थे, लंदन में थे। कुछ नहीं है गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, यानी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग होगी जो कि एक राउंड टेबल पर, इसलिए इसका नाम दे दिया गया गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930 में। दूसरा कब हुआ था, 1931 में। तीसरा कब हुआ था, 1932 में। आपको इतना भी अगर याद रहेगा तो भी सफिशियंट है, बाकी अगर पूरा टाइम पीरियड याद रख सके तो बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान रहे, 3 गोलमेज सम्मेलन में से सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, ओनली द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के टाइम में सविनय आंदोलन चल रहा था, तो गांधी जी ने मना कर दिया कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन बार बार कहने के बाद फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वहाँ गई थी। लेकिन तृतीय गोलमेज सम्मेलन में किसी ने दोबारा से पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन
एकमात्र भारतीय जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन अटेंड किया था, वो कौन थे? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी ने नमक को ब्रिटिशों के विरोध के माध्यम के रूप में चुना था। पूछा जाता है गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना? क्योंकि नमक एक बेसिक चीज है, एक ऐसी चीज जिसे हर वर्ग का व्यक्ति इस्तेमाल करता है, चाहे वो गरीब वर्ग का हो, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो, चाहे वो अमीर वर्ग का हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो। ये एक बेसिक चीज़ है, इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती थी, यानी खाने में ही जाना ज़रूरी है। और एक इतने से मतलब दैनिक चीज़ के ऊपर भी कर लगाया जा रहा था, जो कि बहुत गलत था, इसीलिए गांधी जी ने नमक को चुना था। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को पत्र लिखा। याद रखें, ये फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन का टाइम की बात चल रही है, जब गांधी जी ने वायसराय कौन था उस समय का? इरविन। पूछा जाता है गोलमेज सम्मेलन के दौरान वायसराय कौन था? वो इरविन था, लॉर्ड इरविन। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? 11 मांगों का उल्लेख करा था, जिसमें यह भी लिखा गया था कि नमक कर को समाप्त कर दिया जाए। गांधी जी ने सरकार से कहा अगर 11 मार्च तक उनकी मांग नहीं मानी गई तो कांग्रेस क्या करेगी? अगर उनकी मांग मान ली गई तो कांग्रेस क्या करेगी? सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ देगी। नमक यात्रा देखते हैं, क्या नमक यात्रा थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। यह यात्रा कब से कब तक? साबरमती से गांधी जी के आश्रम से प्रारंभ होकर 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में समाप्त होनी थी। 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी से नमक बनाकर यह नमक कानून को तोड़ दिया गया। विस्तार क्या था? जल्दी ही यह आंदोलन संपूर्ण राष्ट्र में फैल गया था। किसानों ने राजस्व और चौकीदारी शुल्क देने से मना कर दिया। जब भी किसान की बात आए, किसान क्या करते थे? किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? वो हमेशा शुल्क या राजस्व देने से मना कर देते थे। आरक्षित वनों में लकड़ी चुनने में पशु चलाने जाकर वन कानून तोड़ा गया। आदिवासियों की बात की जाए, जिन्हें जंगलों में जाने से मना किया जाता था, वो हमेशा वो वन कानून का उल्लंघन कर दिया करते थे। औपनिवेशिक कानून तोड़ा गया, यानी नमक कई स्थानों पर बनाया जाने लगा। सरकार ने क्या क्या प्रतिक्रिया की? अप्रैल 1930 में अब्दुल गफ्फार खां को गिरफ्तार कर लिया गया। मई 1930 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी एक ही महीने के डिफरेंस में देखें आप इतने लिख देना कि 1930 में अब्दुल गफ्फार खां को गिरफ्तार कर लिया गया, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार द्वारा औरतों में बच्चों को ही पीटा गया। शांतिपूर्ण सत्याग्रही जो आराम से बैठ के सत्याग्रह कर रहे थे, उन पर भी हमला किया गया। लगभग 1 लाख लोगों को इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया था। अब देखते हैं गांधी इरविन समझौता क्या था। आपको बताया मैंने 1930 में 11 मांगे रखी थी, लेकिन 5 मार्च 1931 यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो गया। इस समझौते के अनुसार गांधी जी ने लंदन में होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने की सहमति दे दी और इसके बदले में उन्होंने क्या कहा कि राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का वचन मांगा था। दिसंबर 1931 में गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए कहाँ चले गए थे? लंदन चले गए थे। ये वही टाइम पीरियड है जब गांधी जी लंदन गए थे और भारत में भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या हैं? कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी बता दें, इसमें SC ST अनुसूचित वर्ग ने भागीदारी नहीं ली थी, क्योंकि कांग्रेस जो थी लंबे समय से इनके हितों का क्या कर रही थी? अनदेखा कर रही थी। मुस्लिम संगठनों द्वारा भी सविनय अवज्ञा के प्रति कोई खास उत्साह नहीं था, क्योंकि 1920 के दशक में 1920 से लेकर 1930 के मध्य कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक संगठनों के करीब आने लगी थी। दोनों समुदाय के बीच यानी हिंदू और मुसलमानों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। इस वजह से मुस्लिम संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। वह कारक जिन्होंने भारतीय लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना को जगाया था तथा सभी भारतीय लोगों को एक करा था। कौन कौन से कारण थे? क्या क्या था? चित्र व प्रतीक। चित्र किसका चित्र बनाया गया? भारत माता का चित्र बनाया गया। भारत माता का चित्र किसने बनाया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाया था। लोक कथाएं, जो राष्ट्रवादी लोग थे वो घूम घूम कर क्या करने लगे? लोक कथाओं को गाने लगे, उनको इकट्ठा करने लगे, क्योंकि ये हमारे क्या करती थी? अतीत में गौरव का भाव पैदा कर रही थी। फिर अगले चिन्ह के लिए क्या किया? झंडा बनाया गया। सबसे पहले बंगाल में 1905 में बनाया गया था हरा पीले और लाल रंग का झंडा। उसके बाद 1921 में गांधी जी ने झंडा तैयार किया, तो कौन से कलर का था? व्हाइट, ग्रीन और रेड कलर का तिरंगा झंडा तैयार किया था। चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट्स ईयर थे उन पे गौर कर लेते हैं कि किस ईयर में क्या किया गया। एक बार रिव्यू मार लेते हैं, जितना आपको याद रहेगा ठीक है, नहीं तो आप इसे 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इतना टफ नहीं है। 1857 ये डेट फेमस क्यों है? क्योंकि इस टाइम पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। ठीक है, फिर 1870 बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था? वंदे मातरम। क्वेश्चन आता है कि वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। 1885 कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बम्बई में। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, फिर आगे 1905 लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? बंगाल का विभाजन किया। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। 1905 में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया था। जो चित्र आज फेमस है, अब फेमस है, जिसे हम भारत माता के नाम से जानते हैं, वो चित्र था बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाया था।
लेकिन 1905 में पहली पिक्चर जो बनाई थी वो अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। ध्यान रहे, अवनिंद्रनाथ टैगोर है, ये रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है। 1906 में क्या हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसने की थी? आगा खान ने की थी। ठीक है। 1907 में देख लें, 1905 बंगाल विभाजन हो गया। फिर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस दो पार्टी से बन गई, गरम दल और नरम दल में। ठीक है। उसके बाद 4 साल बाद 1911 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और दिल्ली दरबार में ही क्या हुआ, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया कि बंगाल विभाजन जो हुआ है उसे नहीं माना जाएगा। उसके बाद दिल्ली दरबार के टाइम पे क्या हुआ था, जो पहले हमारी भारत की राजधानी क्या थी, कलकत्ता थी। कलकत्ता से कहाँ ट्रांसफर कर दी गई, दिल्ली ट्रांसफर कर दी गई। फिर उसके बाद 1914 में आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका था। 1915 में महात्मा गांधी वापस आ गए। 1916 में उन्होंने आराम किया। 1917 में महात्मा गांधी ने क्या किया, चंपारण आंदोलन चलाया था जो कि बिहार में था। ठीक है। 1917 में ही महात्मा गांधी ने एक और आंदोलन चलाया, सत्याग्रह आंदोलन चलाया। उसका नाम था गुजरात के खेड़ा जिले में चलाया था किसान सत्याग्रह आंदोलन। 1918 में महात्मा गांधी जी ने गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के लिए एक सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, भारतीयों की स्वशासन की मांग को ठुकरा दिया। 1919 में रॉलेट एक्ट आया गया जिसे क्या बोला गया, कानून, काला कानून कहा गया। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसी साल खिलाफत आंदोलन किसने शुरुआत की थी, मोहम्मद अली शौकत अली ने। फिर अगले साल 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरुआत की। 1922 यानी 2 साल बाद चोरी चोरा की घटना हुई जिसकी वजह से क्या किया, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 1925 फेमस है, काकोरी ट्रेन हत्याकांड हुआ था। यहाँ पे काकोरी में अंग्रेजों का खजाना जा रहा था, उसे लूट लिया गया था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था जिसका विरोध किया गया था काले झंडे के साथ और कहा गया था साइमन कमीशन वापस जाओ, यानी गो बैक साइमन। और इसी साइमन कमीशन का विद्रोह करते समय लाला लाजपत राय पे लाठियों से हमला हुआ था जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन का विरोध किया गया। साइमन कमीशन के विरोध कर 1929 में भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त उनके फ्रेंड ने क्या किया था, असेंबली पर बम फेंका था। ठीक है। 1930 में महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, ये नमक यात्रा निकाली थी। फिर उसके बाद गांधी जी ने सवैया आंदोलन की स्टार्ट किया था। ठीक है। 1930 में ही डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन को संगठित किया था और 1930 याद है, 1930 में आपका क्या हुआ था, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था और यहाँ पे द्वितीय हुआ था। और द्वितीय में जब गांधी जी पार्टिसिपेट करने गए थे तो मैंने कहा था पीछे किसको फांसी दे दी गई थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई। ठीक है। 1931 में यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी इरविन समझौता हुआ जिसकी वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया। 1931 में महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया परंतु उन्हें वहाँ कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी, यानी वो सफलता हाथ नहीं लगी जो वो चाहते थे। तो 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में एक संधि हुई, यानी एक समझौता हुआ जिसे बोला गया पूना पैक्ट। ठीक है। इसमें महात्मा अंबेडकर जी ने क्या कहा था कि दलितों के लिए अलग से कानून बना दिया जाए, अलग से मतलब अलग राज्य दे दिया जाए, अलग जगह दे दी जाए। तो गांधी जी ने मना कर दिया। उन्हें कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम दलितों को आरक्षित सीट देंगे। 1933 में चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार सामने रखा। ये भारत पाकिस्तान का विचार अब यहाँ से आना स्टार्ट हो चुका है। किसने रखा था, चौधरी रहमत अली ने। 1935 में क्या होता, भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में क्या किया गया, पाकिस्तान की मांग कर ली गई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया जिसमें गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो। 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कर दिया था और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। 1946 में कैबिनेट मिशन संविधान सभा भारत आया और फाइनली 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हो गया था। कीवर्ड्स देख लेते हैं, कुछ जो तथ्य देख लेते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ये थे क्लाइमेट एटली। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा, इसका नारा किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, ये नारा किसने दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था, गांधी जी ने। ये सारे नारे आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर 3, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें व्यक्ति, सामान, नौकरियों का एक देश से दूसरे देश में क्या होता है, स्थानांतरण होता है, आना जाना होता है, उसे कहते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है, दुनिया के निर्माण को समझाने के लिए हमें व्यापार के इतिहास को जानना पड़ेगा, लोगों के काम की तलाश को समझना पड़ेगा और राजधानियों के एक स्थान दूसरे स्थान के बदलने को समझना पड़ेगा।
पहले देखते हैं भूमंडलीकरण क्या होता है। भूमंडलीकरण कहता है कि दुनिया भर में आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रणालियों का एकीकरण। इसका मतलब क्या होता है कि वस्तु, सेवा, पूंजी और श्रम, 4 चीज़ें हैं, वस्तु, सेवा, पूंजी और श्रम, इनके व्यापार क्या है दुनिया भर में हम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम सूचना और शोध के यानी जो रिसर्च के रिजल्ट हैं उसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। समझते हैं प्राचीन काल में क्या क्या हुआ था। यात्रियों, व्यापारियों, पुजारियों और तीर्थ यात्रियों ने जान, अवसर और आध्यात्मिक पूर्ति के लिए या उत्पीड़न से बचने के लिए बहुत सारी दूरी यानी विशाल दूरी तय की थी। वह अपने साथ सामान, पैसा, मूल्य, विचार, आविष्कार, यहाँ तक कि रोगाणु और बीमारियां भी लेके गए थे। 3000 ईस्वी पूर्व एक सक्रिय तटीय व्यापार ने सिंधु घाटी की सभ्यता को वर्तमान पश्चिम एशिया के साथ क्या कर दिया था, जोड़ दिया था। रेशम मार्ग ने क्या किया, चीन को पश्चिम से जोड़ा। भोजन ने अमेरिका से यूरोप और एशिया की यात्रा की। नूडल्स ने चीन से इटली की यात्रा करते हुए स्पैगेटी बन गए। यूरोपीय विजेता अमेरिका में चेचक के रोगाणु ले गए। एक बार प्रस्तुत किए जाने के बाद ये महाद्वीप में गहरे फैल गए। रेशम मार्ग और सिल्क रूट क्या होता है, कहते हैं सिल्क रूट जो है एक ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था जो कि दूसरी शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक चीन, भारत, फारस, अरब, ग्रीस और इटली को पीछे छोड़ते हुए एशिया से भूमध्य सागर तक फैला हुआ था। इस मार्ग के दौरान क्या होता था, रेशम का व्यापार होता था भारी मात्रा में, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, इसे सिल्क रूट का नाम दिया गया। जो सिल्क मार्ग था ये एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के साथ साथ विश्व को जमीन और समुद्र के मार्ग से भी जोड़ता था। इस मार्ग की क्या विशेषताएं थी, सिल्क रूट की विशेषताएं पढ़ते हैं। इस सिल्क रूट से ही चीन के बर्तन दूसरे देशों तक जाते थे और यूरोप से क्या गया, सोना और चांदी गए थे। सिल्क रूट के रास्ते ही ईसाई, इस्लाम, बौद्ध धर्म दुनिया के क्या हुआ था, विभिन्न भागों में पहुंचे थे। रेशम मार्गों को दुनिया के सबसे दूर के हिस्सों को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता था। क्रिश्चियन युग जो था पहले ही सिल्क रूट अस्तित्व में था। ये कब हुआ था, 15वीं शताब्दी तक विकसित हो चुका था। रूट दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों का एक बड़ा स्रोत साबित हुआ। भोजन की यात्रा देखते हैं, स्पैगेटी और आलू। स्पैगेटी जो थी वो नूडल्स, पहले ये नूडल्स यानी चीन में इसको बोला जाता था नूडल्स, इटली में बोला जाता है स्पैगेटी और भारत में बोला जाता है सेवैयाँ। जो ये नूडल्स ही चीन की देन थी, वहाँ से दुनिया के दूसरे भागों तक पहुँची थी। भारत में इसको क्या बोलते हैं, सेवैयाँ, जिसको काफ़ी वर्षों तक हमने इस्तेमाल किया है। और इसी नूडल का इटालियन रूप था स्पैगेटी। आज के कई आम पदार्थ जैसे आलू, मिर्च, टमाटर, मक्का, सोया, मूंगफली, शकरकंदी भी यूरोप में तब आए थे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिका महाद्वीपों को खोज निकाला था। आलू देखते हैं। आलू के आने से यूरोप के लोगों की ज़िंदगी भारी बदलाव आए थे। आलू आने के बाद ही यूरोप के लोग इस स्थिति में आ पाए कि बेहतर खाना खा सके और अधिक दिन जी सके। आयरलैंड के किसान आलू पर इतने निर्भर हो चुके थे कि 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी से आलू की फसल तबाह हो गई थी तो कई लाख लोग भूख से मर गए थे। उस अकाल को ही क्या बोला जाता था, आयरिश अकाल के नाम से जाना जाता था। आलू इतना इम्पोर्टेंट हो गया था 1840 से लेके 1850 के बीच में। और पढ़ते हैं विजय, बीमारी और व्यापार। कहते हैं अमेरिका की खोज तथा बहुमूल्य धातु लाना। 16वीं सदी में यूरोप के नाविकों ने एशिया और अमेरिका के देशों के लिए समुद्री मार्ग खोज लिया था। नई समुद्री मार्ग की खोज ना तो सिर्फ व्यापार को फैलाने में मदद करती थी बल्कि विश्व के अन्य भागों में यूरोप की फतह की यानी जीत की नींव भी रखती थी। अमेरिका के पास खनिजों का बहुत बड़ा भंडार था। इस महाद्वीप में अनाज की प्रचुर मात्रा थी। अमेरिका के अनाज और खनिजों ने दुनिया के अन्य भागों के लोगों का जीवन भी पूरी तरीके से बदल दिया था। खाने के साथ साथ कई तरह के कीटाणुओं का भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ था। कौन से कीटाणु थे, वो चेचक के कीटाणु थे। अब क्या कहते हैं 16वीं सदी के मध्य पुर्तगाल और स्पेन द्वारा अमेरिकी उपनिवेश की अहम शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन यूरोपियन की यह जीत किसी हथियार के कारण नहीं होती। यूरोप ये जीत किसी हथियार से नहीं जीते थे बल्कि एक बीमारी से जीते थे। कौन सी बीमारी थी, वो चेचक थी। यूरोप पे चेचक का आक्रमण पहले हो चुका था, इसलिए उनके शरीर में इस बीमारी से लड़ने की क्षमता विकसित हो गई थी। लेकिन अमेरिका जो था वो दुनिया के अन्य भागों से अलग थलग था, इसलिए अमेरिकाओं के शरीर में इस बीमारी से लड़ने के लिए कोई भी प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। जब यूरोप के लोग वहाँ पहुंचे यानी अमेरिका पहुंचे तो अपने साथ चेचक के जीवाणु भी ले गए। इसका परिणाम क्या हुआ कि चेचक ने अमेरिका के कुछ भागों की पूरी आबादी क्या कर दी थी, साफ कर दी थी। और इस तरीके से यूरोपियों ने अमेरिका पर जीत हासिल कर ली थी। हिस्ट्री का चैप्टर 4, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। प्रिंट टेक्नोलॉजी का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था, चीन, जापान और कोरिया में हुआ था। चीन में 594 ईस्वी के बाद से ही लकड़ी के ब्लॉक पर स्याही लगाकर उसे कागज पर प्रिंट किया जाता था, जैसे आपकी स्टैंप लगती है कुछ उस तरीके का ही। उस जमाने में कागज पतले और झिर्रीदार होते थे। ऐसे कागजों पर दोनों तरफ छपाई करना संभव नहीं था। कागज के दोनों सिरों को टाँके लगाकर फिर बाकी कागज को मोड़कर अकॉर्डियन बुक बनाई जाती थी। यानी इस शैली से बुक तैयार होती थी वो शैली कौन सी थी, अकॉर्डियन शैली थी। एक लंबे समय तक चीन का राजतंत्र ही छपे हुए सामान का सबसे बड़ा उत्पादक था।
चीन के प्रशासनिक तंत्र में सिविल सर्विस की जो परीक्षाएं होती थी उसमें क्या था, चीन का राशन बड़े पैमाने पर पाठ्यपुस्तक छपवाता था। 16वीं सदी से इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या बढ़ गई थी, इसलिए किताबों की छपने की रफ्तार भी बढ़ चुकी थी। 17वीं सदी तक चीन में शहरी परिवेश बढ़ गया, इसलिए छपाई का इस्तेमाल कई कामों में होने लगा। जापान में प्रिंट का आगमन कैसे हुआ था ये देख लेते हैं। कहते हैं प्रिंट टेक्नोलॉजी को बौद्ध धर्म के प्रचारकों ने 768 से लेकर 770 के आसपास कहाँ लेके आए थे, जापान लेके आए थे। बौद्ध धर्म की किताब, सबसे पहली किताब बौद्ध धर्म की कौन सी थी, जापान में कौन सी किताब छपी थी, डायमंड सूत्र थी। कब छपी थी, 868 ईस्वी में छपी थी, जो कि जापानी भाषा की सबसे पुरानी किताब मानी जाती है। उस समय पुस्तकालयों किताबों की दुकानों में हाथ से छपी किताबें और अन्य सामग्रियां भरी होती थी। किताबें कई विषयों पर उपलब्ध थी, जैसे महिलाओं पर, वाद्य यंत्र पर, गणना पर, चाय समारोह, फूल सज्जा, शिष्टाचार, पाक कला, प्रसिद्ध स्थल, इन सब में भी क्या थी, किताबें उपलब्ध थी। हमने जापान में प्रिंट का आगमन पढ़ लिया। अब देखते हैं यूरोप में प्रिंट का आना। इटली की महान खोजी मार्को पोलो का नाम सुना होगा। मार्को पोलो जो 1295 से चीन से लौटे थे, तो अपने साथ ब्लॉक प्रिंटिंग की जानकारी लेकर आए थे। यानी यूरोप में प्रिंट का आगमन किसके द्वारा हुआ था, मार्को पोलो द्वारा। ठीक है, ये कौन थे, इटली के महान खोजी थे। इस तरह इटली में प्रिंटिंग की शुरुआत हो गई। उसके बाद प्रिंट टेक्नोलॉजी यूरोप के अन्य भागों में भी फैल गई। उस जमाने में कागज पर छिपी हुई किताबों को सस्ती चीज़ समझा जाता था और हीन दृष्टि से देखा जाता था, इसलिए कुलीन और रईस लोगों के लिए किताब छापने के लिए वैलम का इस्तेमाल होता था। वैलम क्या था, चमड़े से बनाया जाता था और ये पतली शीट की तरह होता था। वैलम पर छपी किताबों को रईसी का निशान माना जाता था और जो कागज़ पर छपी किताब है उसको गरीबों की किताब समझा जाता था। 15 सदी की शुरुआत तक यूरोप में तरह तरह के सामानों पर छपाई करने के लिए लकड़ी के ब्लॉक को जम का इस्तेमाल होने लगा। इससे हाथ से लिखी किताबें लगभग गायब ही हो गई थी। लकड़ी के ब्लॉक, ये वही है बेटा जो आप लोग स्टैम्प देखते हैं आजकल की, ये उसी का कुछ रूप है। गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस पढ़ते हैं। कहते हैं गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस ने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। प्रिंटिंग क्षेत्र में गुटेनबर्ग किसी व्यापारी के बेटे थे। उसने अपने बचपन से ही उन्होंने जैतून और शराब की प्रेस देखी थी। पत्थरों पर पॉलिश करने की कला भी उनको आती थी। सोने के जेवर बनाने में वो महारत हासिल थी उन्होंने। और वो क्या करते थे, शीशे के सांचे भी बनाते थे, जिनका इस्तेमाल सस्ते जेवरों को ढालने के लिए किया जाता था। इस तरीके से गुटेनबर्ग के पास हर वह जरूरी ज्ञान था जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को और भी बेहतर बनाया था। उसने जैतून के प्रेस को अपने प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल बनाया और अपने सांचों का इस्तेमाल करके छापने के लिए अक्षर बना लिए। 1448 ईस्वी तक गुटेनबर्ग ने अपने प्रिंटिंग प्रेस को दुरुस्त बना लिया और उनके प्रेस में छपने वाली सबसे पहली पुस्तक का नाम क्या था, बाइबल। तो बाइबल कब छपी थी, 1448 में। शुरू में छपने वाली किताबों के डिजाइन पांडुलिपि जैसे थे, जो हस्तलिखित पांडुलिपि जैसे, लेकिन 1450 से लेकर 1550 के बीच में 100 सालों के बीच में यूरोप में अधिकांश हिस्सों में क्या लगा दी गई थी, प्रिंटिंग प्रेस लगा दी गई थी। प्रिंट उद्योग में इतनी अच्छी वृद्धि हुई कि 15वीं सदी के शुरुआत में यूरोप के बाजार में लगभग 2 करोड़ किताबें छप गई, जबकि 17वीं सदी तक एक संख्या कहाँ तक पहुँच गई, 20 करोड़ तक पहुँच चुकी थी। प्रिंटिंग उद्योग में जो इतनी वृद्धि हो रही थी, इसे प्रिंट क्रांति बोला गया। उसके क्या प्रभाव पड़े ये देखते हैं। पाठकों का एक नया वर्ग बन गया था। कैसे बना था आइए समझते हैं। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आने से पाठकों का एक नया वर्ग उदय हो गया था। अब क्या आसानी से किसी भी किताब के अनेक कॉपी बनाई जा सकती थी, इसलिए किताबें जो थी वो सस्ती हो गई थी। पाठकों की बढ़ती संख्या को संतुष्ट करने में काफ़ी मदद मिल रही थी। अब किताबें सामान्य लोगों की पहुंच में आ गई थी। इससे क्या हुआ, पढ़ने की एक नई संस्कृति का विकास हुआ। 12वीं सदी के यूरोप में साक्षरता का स्तर काफ़ी नीचे था। प्रकाशक ऐसी किताबें छापते थे जो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। लोकप्रिय गीत, लोक कथाएं और अन्य कहानियों को इसलिए छापा जाता था ताकि अनपढ़ लोग भी उन्हें सुनकर समझ लें। पढ़े लिखे लोग इन कहानियों को उन लोगों को पढ़कर सुनाते थे जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। इस तरीके से जो प्रिंटिंग था वो मौद्रिक संस्कृति बन रहा था, मौखिक संस्कृति का रूप ले रहा था। पढ़ने का जुनून। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में साक्षरता के स्तर में काफ़ी सुधार हुआ। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ भागों में साक्षरता का स्तर तो जो था, मतलब एजुकेशन जो उसका स्तर था वो 60 से 80% तक पहुंच चुका था। साक्षरता बढ़ने के साथ साथ लोगों में पढ़ने का जुनून पैदा हो गया। लोग किताबें पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे थे। किताब की दुकान वाले अक्सर फेरी वालों को बहाल करते थे। ऐसे फेरी वाले गाँव में घूम घूम कर किताबें बेचा करते थे। पत्रिकाएं, उपन्यास, पंचांग, ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबें थी। छपाई के कारण वैज्ञानिकों और तर्कशास्त्रियों के नए विचार और नई खोज सामान्य लोगों तक आसानी से पहुँच पाते थे। अब देखते हैं जो प्रिंटिंग संस्कृति छा रही थी उस समय देश में, उसका फ्रांसीसी क्रांति पे क्या असर हुआ था। कई लोगों का मानना है, यानी कई इतिहासकारों का मानना है कि प्रिंट संस्कृति ने ऐसा माहौल बनाया था जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। यानी कुछ लोगों का ये कहना था कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत ही प्रिंट संस्कृति की वजह से हुई थी। ऐसा वो लोग क्यों कहते थे, इसके क्या कारण है देखते हैं। कहते हैं प्रिंट के कारण ही ज्ञानोदय के विचारकों के विचार
लोकप्रिय होते, यानी जो लोग अपने विचारों को एक स्थान दूसरे स्थान पहुंचाना चाहते थे, या जो लोग नॉलेज रखते थे, उनके विचार कैसे पहुंच रहे थे, तो प्रिंट के कारण ही जनता तक पहुंच पा रहे थे। इन विचारकों ने परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद यानी किसी पर प्रतिबंध ना होना, ऐसे की क्या की थी, कड़ी आलोचना की थी। वाल्तेयर और रूसो को ज्ञानोदय का अग्रणी विचारक माना जाता है। रूसो का नाम बहुत फेमस है। प्रिंट के कारण संवाद और वाद विवाद की नई संस्कृति का जन्म हुआ। अब आम आदमी भी मूल्यों, संस्थाओं और प्रचलनों पर विवाद करने लगा। अब आम आदमी स्थापित मान्यताओं पर सवाल करने लगा। अब ऐसा नहीं है कोई कुछ कह देगा तो वो उसी को ही पकड़ के बैठ जाएगा, नहीं, अब लोग वाद विवाद में इंटरेस्ट लेने लग गए थे, करने लगे थे। 1780 के दशक आने तक ऐसे साहित्य की बाढ़ आ गई थी जिसमें राजशाही का मखौल उड़ाया जाने लगा और उनकी नैतिकता की आलोचना होने लगी। प्रिंट के कारण राजशाही की ऐसी चीज बनी जिसमें ये दिखाया गया कि आम जनता की कीमत पर राजशाही के लोग विलासिता करते हैं, इसलिए सभी लोग क्या हुए, राजतंत्र के खिलाफ हो गए और वो क्या करने लगे, गणतंत्र की मांग करने लगे। प्रिंट तकनीक में क्या क्या सुधार आए थे वो देख लेते हैं। कहते हैं न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने 19वीं सदी के मध्य तक शक्ति से चलने वाला, शक्ति में कोयला वोयला का यूज़ करके चलने वाला सिलेंड्रिकल प्रेस बना लिया था। इस प्रेस से 1 घंटे में 8000 पेज छापे जाते थे। फिर एक ऑफसेट प्रिंटिंग आया। ऑफसेट प्रिंटिंग में एक बार में 6 रंग माने। पहले सिलेंड्रिकल प्रेस आया जिसमें 1 घंटे में 8000 पेज छप रहे थे। फिर उसका थोड़ा उसको वर्जन चेंज किया गया, उसमें ऑफसेट प्रिंटिंग आई। फिर उसमें क्या होने लगा, एक बार में 6 रंग में छपाई होने लगी। फिर बिजली से चलने वाली प्रेस आ गई, इससे छपाई काम तेजी आ गई। और भी इसके अलावा भी प्रिंट की टेक्नोलॉजी में कई सुधार हुए। जापान ने प्रिंटिंग की दुनिया पढ़ ली, चीन में प्रिंटिंग की दुनिया पढ़ ली, प्रिंटिंग क्रांति पढ़ ली, प्रिंटिंग ने कैसे लोगों का विकास किया ये पढ़ लिया। अब देखते हैं भारत में प्रिंटिंग की दुनिया क्या थी, भारत में कैसा आया। कहते हैं भारत में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले 16वीं सदी यानी 16th सेंचुरी के मध्य में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा लाया गया था। भारत में छपने वाली पहली किताब कौन सी भाषा में थी, कोंकणी भाषा में थी। 1674 तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। तमिल भाषा की पहली पुस्तक को कैथोलिक पादरियों ने कोचीन में 1759 में छापा था। फिर मलयालम भाषा की पहली पुस्तक को छापा गया। फिर 1780 में बंगाल गैजेट को जेम्स ऑगस्टस हिकी ने संपादित करना शुरू किया। ये कैसी थी, ये साप्ताहिक पत्रिका थी जो सप्ताह में एक बार आएगी। हिकी ने कंपनी के बड़े अधिकारियों के बारे में गॉसिप छापे। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने हिकी को इसके लिए सजा भी दी थी। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स ने सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अखबारों को प्रोत्साहन दिया, यानी जो अखबार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थे उनको प्रोत्साहन दिया कि वो कुछ ऐसा छापे जिससे सरकार की छवि ठीक की जा सके। बंगाल गैजेट पहला भारतीय अखबार कौन सा था, बंगाल गैजेट। किसने प्रकाशित किया था, गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित किया था। प्रिंट संस्कृति से भारत में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बहस होनी शुरू हो गई थी। लोग कई धार्मिक रिवाजों के प्रचलन की आलोचना करने लगे थे। 1821 से राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी किसने प्रकाशित की थी, राजा राम मोहन राय ने शुरू कर दी। इसमें क्या था, हिंदू धर्म के रूढ़िवादी विचारों की आलोचना होती थी। ठीक है, ऐसी आलोचना को काटने के लिए हिंदू रूढ़िवादियों ने क्या किया, उन्होंने एक नया पत्रिका निकाली जिसका नाम था चंद्रिका। 1822 में फारसी में 2 अखबार शुरू हुए जिसका नाम था जहाँ में जहांनामा और शमशुल अखबार। देखो नाम से पता चल जाएगा कि फारसी अखबार है ये। प्रकाशन के नए नए रूप देख लेते हैं। शुरू में भारत के लोग जो पढ़ रहे थे उपन्यास, वो यूरोप के लेखकों के लिखे हुए थे। वे उपन्यास यूरोप के परिवेश में लिखे होते थे, इसलिए यहाँ के लोगों को ये उपन्यास समझ में नहीं आते थे। बाद में भारतीय परिवेश पर लिखने वाले लेखक भी उदय हो गए। ऐसे उपन्यासों के चरित्र भाव से पाठक बेहतर से अपने आप को जोड़ सकते थे। लेखन की नई नई विधाएं भी सामने आने लगी, जैसे गीत, लघु कहानियाँ, राजनीतिक सामाजिक मुद्दे, इन सब पर निबंध। 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति भी रूप ले रही थी। कई प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो चित्रों की नकलें भी भारी संख्या में छापने लगी, यानी पिक्चर्स भी छपने लगी थी। राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों की कलाकृतियों को अब जन समुदाय के लिए प्रिंट किया जाने लगा। 1870 आते आते पत्रिकाओं में, अखबारों में क्या छपने लगे, कार्टून भी छपने लगे, जो कि ऐसे कार्टून सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर कटाक्ष करते थे। आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे आज अभी भी वो कार्टून छापे जाते हैं। प्रिंट और महिलाओं का रिलेशन देख लेते हैं। कहते हैं कई लेखकों ने महिलाओं के जीवन पर लिखना भी शुरू कर दिया। इससे जो मध्यम वर्ग की महिलाओं में क्या थी, पढ़ने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ने लगी। ऐसे पुरुष आगे आए जो स्त्री शिक्षा पर जोर देते थे। कई महिलाओं ने क्या कि घर पर रह के शिक्षा प्राप्त की, जबकि कुछ महिलाएं तो स्कूल जाना शुरू करने लग गए। कुछ हिंदू और मुसलमान अभी भी स्त्री शिक्षा के क्या थे, खिलाफ थे। उनका मानना था कि शिक्षा से लड़कियों के दिमाग पर बुरे प्रभाव पड़ेंगे। लोग चाहते थे जो उनकी बेटियां धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, उसके अलावा कुछ भी ना पढ़ें। उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी में प्रिंट संस्कृति का विकास पहले ही हो चुका था, लेकिन हिंदी में ठीक तरीके से प्रिंटिंग की शुरुआत 1870 के दशक तक नहीं हो पाई थी। आई होप स्टूडेंट्स इस एक वीडियो से आपकी हिस्ट्री की कंप्लीट और क्विक रिवीजन हो गई होगी और आपको सब कुछ समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको ना समझ में आया तो 1-2 बार आप फिर से देख सकते हैं।
ये जो मैंने वीडियो बनाई है, ये सिर्फ़ आपके रिवीज़न के लिए है। आप इस पे पूरी तरीके से डिपेंड नहीं होंगे। आपको अपनी बुक्स या जो भी आपके नोट्स हैं, उसे आप ज़रूर पढ़ेंगे। लेकिन जाने से पहले नाइट में, सोते टाइम या अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तब इन वीडियो को चला के सुनते रहें, तो कुछ ना कुछ माइंड में आपके ज़्यादा रहेगा, आपकी रिवीज़न चलती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कई स्टूडेंट्स वीडियो को देख लेते हैं और चले जाते हैं, वो अपना वीडियो को लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी थोड़ी-सी भी यूज़फुल लगे, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।